गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अमनदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सिरसा। वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का। इससे पहले हमने 4 टेक्निक कर ली हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो टेक्निक्स जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। दे आर क्वाइट इजी टू कैलकुलेट। तो ये 2 कौन कौन सी थी? ARR और पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड और पेबैक पीरियड मेथड वाज द टेक्निक। फिर हमने देखा कि 3 मॉडर्न टेक्निक्स हैं। इनको मॉडर्न क्यों बोला है? क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं और यही ज़्यादा चलती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड किया था, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड किया था, और आज जो लास्ट टेक्निक बच गई है, सबसे डिफ़िकल्ट है जो कैलकुलेट करने में, दैट इज़ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न आप निकालोगे एक प्रोजेक्ट की, और उसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर टेक्निक इन डिटेल। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये तो पता लग गया कि इसमें हमने रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। तो ये रेट ऑफ रिटर्न कौन सी रिटर्न है? तो IRR जो है एक ऐसी रेट है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में या किसी और तरीके से, तो बड़े ही सिंपली आपने इसको याद रखना है कि IRR एक वो रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जिसके अंदर उस रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, IRR को हम दोबारा देखते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये वो रेट होती है जो एक प्रोजेक्ट कमाता है। एक प्रोजेक्ट जो रेट कमा रहा है, दैट इज नोन एज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल क्यों कहा है इसको? क्योंकि ये प्रोजेक्ट की रेट है, बाहर से कहीं से कोई रेट नहीं निकालनी। प्रोजेक्ट आपको जो इनफ्लो दे रहा है, आउटफ्लो दे रहा है, उसके बेस पे आप रिटर्न निकालोगे, और वो रिटर्न जो है वो प्रोजेक्ट अर्न कर रहा है। इसलिए इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर से ही आपको रिटर्न निकालनी है। अब ये तो हो गई सिंपल बात कि IRR क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। वो रेट ऑफ रिटर्न है जो एक प्रोजेक्ट कमाता है, अर्न। उस प्रोजेक्ट की क्या है रेट ऑफ रिटर्न, क्या है? अब देखो, प्रोजेक्ट की खुद की रेट ऑफ रिटर्न निकालने हैं, तो ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है, ना कि बाहर की कंडीशंस के ऊपर। आउटसाइड से आपने कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं करना। प्रोजेक्ट क्या कमा के दे रहा है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वही आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। एक प्रोजेक्ट मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, आज आपके 1 लाख रुपए लग गए, अगले 5 साल तक आपको ये रिटर्न कमा के देगा। उन रिटर्न को हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आ गई आपकी 1,20,000 रुपए। तो 20% क्या हो गई, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस प्रोजेक्ट की रिटर्न कितनी आ गई, 20% हमारे पास रिटर्न आ गई है। परसेंटेज में निकलेगी ये रिटर्न। तो इसको और सरल शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, दोबारा इसको याद रखना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस ये याद रख लो आप। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
तो अब हमने क्या करना है, अब इसको एनपीवी से तुलना करके दिखाता हूं आपको। एनपीवी और आईआरआर दोनों की दोनों क्या है, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है, दोनों की दोनों मॉडर्न टेक्निक है, और दोनों के दोनों में बड़ा मुकाबला है। आगे जाके मैं बताऊंगा इनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है और अल्टीमेटली कौन जीतता है। इन दोनों में ही युद्ध चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैं तुमसे बढ़िया, मैं तुमसे बढ़िया। अब देखो क्या होता है कि आईआरआर जो है वो एनपीवी से रिलेटेड है। देखो एनपीवी में हम क्या करते हैं, आपको पता है एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये तो याद होगा आपको। तो प्रेजेंट वैल्यू, सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर टी माइनस ये आपका हो गया कैश आउटफ्लो, ये हो गया इनफ्लो और ये हो गया आउटफ्लो। तो ये आपका आ गया था नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये इनफ्लो ज्यादा आती है, ये कम आती है, तो पॉजिटिव रेट आ जाएगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इनफ्लो आपका कम आता है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, रिजेक्ट कर देंगे। यही बात थी। अब देखो आगे क्या है, एक दो मैं आपको पॉइंट समझा दूं, फिर आपके समझ में आ जाएगी बात क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला था वो ये था कि पहले साल का कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर एन, दूसरे साल का कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर 2। तो यूं करते करते ये चलता जाता था, कहां तक, कैश फ्लो एन तक चलता जाता था, माइनस। ये आर कहां से आता था, ये आर क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल बजटिंग में जब आप एनपीवी कैलकुलेट करते हो तो ये रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हमेशा गिवन होती थी, इट वाज गिवन। ये आपको दी हुई होती थी कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दी हुई है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती थी। तो अगर ये आर गिवन ना हो तो आप एनपीवी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आर आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आईआरआर पे आ जाओ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले तो ये समझो कि इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं, ये इंटरव्यू में हमेशा ये पूछते हैं, वाई इट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न तो सिंपल ही है, इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं। अब देखो, एक मशीन जो है, मशीन के ऊपर 1 लाख रुपए लगे, ये इसका हो गया कैश आउटफ्लो। मशीन आपको देगी रिटर्न, पहले साल दिए 20,000 रुपए, फिर 30,000 रुपए, फिर 40,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए। अब ये इसकी रिटर्न आ रही है, ये इसकी आउटफ्लो है, ये इसका इनफ्लो है, ये आउटफ्लो हो गया और ये इनफ्लो हो गया। अब इसके बेस पे हमने क्या निकालना है, मशीन की रेट ऑफ रिटर्न निकालो। फर्क क्या है एनपीवी और आईआरआर में, एनपीवी में आपको रिटर्न रेट दी जाती थी, रेट वाज गिवन, अगर आपको याद हो 1 प्लस 1 की आर पावर टी, तो ये आर जो था ये गिवन था क्वेश्चन में। बट आईआरआर में हमने क्या करना होता है, ये जो मशीन है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इससे हमें कितनी रेट ऑफ रिटर्न आने वाली है, वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो अंदर की बातों पे डिपेंड करती है कि इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोजेक्ट के इनफ्लो और आउटफ्लो पे, बाहर की बातों पे नहीं। एनपीवी के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाहर से कैलकुलेट करके लाते थे, भी हमें कितने रुपए में पैसे मिल रहे हैं, बैंक वालों से कितने में लिया, फिर उसके बेस पे हम निकालते थे। इस केस के अंदर, आईआरआर के अंदर हम क्या निकालते हैं, प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो प्रोजेक्ट की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो किस बात पे डिपेंड करती है,
वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। किन बातों पे? कि प्रोजेक्ट का आउटफ्लो कितना है और प्रोजेक्ट का इनफ्लो कितना है। तो आउटफ्लो और इनफ्लो जब बराबर हो जाएंगे, वो जो रेट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? IRR। अब देखो इसको, अब हम थोड़ा सा लाइन पे आए हैं। तो IRR क्या है? IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो रेट जिसके ऊपर, कौन सी रेट? वो रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जितने आपने पैसे लगाए हैं और फ्यूचर में जो आपको इनफ्लो होने वाला है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट के ऊपर बराबर हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें रेट निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द रेट। और रेट किस बात पे डिपेंड करेगी? आपको पता ही है, कैश इनफ्लो पे और कैश आउटफ्लो पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है? वो रेट निकालनी है जिसपे कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों बराबर हो जाएं। अब देखो, एनपीवी आपको पता है क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही था ना। और आईआरआर मैंने आपको बताया क्या है। आईआरआर में आपने क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को बराबर करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पे। किसके थ्रू? रेट के थ्रू। अलग अलग रेट के ऊपर अलग अलग वैल्यू आएगी। तो वो रेट, दैट रेट जहां पर क्या हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर हो जाए, वो आपकी क्या मानी जाएगी? रेट। अब ये देखो, यहां भी यही लफड़ा चल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहां भी यही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो इसमें, मेरी बात को अगर पकड़ पाओ। आईआरआर आपको पता है क्या है? आईआरआर जो है, आईआरआर क्या है? वो रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो क्या मैं एनपीवी से आईआरआर निकाल सकता हूं? अब देखो, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, तो ये बराबर कहां पे होंगी? जहां पे एनपीवी इज इक्वल टू 0। अगर आपका एनपीवी 0 है तो ये दोनों बराबर हो जाएगी ना। कैसे? देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया ₹1,00,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया ₹1,00,000। यही तो हमें चाहिए, आईआरआर में यही तो हम कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब बराबर होंगे तो एनपीवी 0 होगी ना। तो इसका मतलब दो तरीकों से हम आईआरआर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है, आईआरआर क्या है? वो रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यही याद रखना है बस आपने। जब भी कोई पूछे आईआरआर क्या है, वो रेट जिस रेट के ऊपर कैश इनफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है और कैश आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है दोनों बराबर हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं आईआरआर। या वो रेट जहां पे एनपीवी इज इक्वल टू 0, जिस रेट के ऊपर एनपीवी 0 आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? आईआरआर। आईआरआर में प्रॉब्लम क्या है? जिस तरह एनपीवी के अंदर आपको रेट गिवन होती है, आर इज गिवन, एनपीवी के अंदर आर गिवन होता है, बट आईआरआर में क्या करना है? आर को कैलकुलेट करना है। दैट इज द मेन थिंग। अब बात आती है कि
आईआरआर का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? आईआरआर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें या क्या करें? अगर आपने जो आईआरआर निकाली है, आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? आपकी जो गिवन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, प्री डिटरमिन्ड, जो आपने पहले ही सोच रखी है, प्री डिटरमिन्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितनी रिटर्न चाहिए? मान लो एक प्रोजेक्ट आपने लिया, उसकी आईआरआर, ए प्रोजेक्ट है, उसकी आईआरआर आई है 20%, और आपने पहले सोच रखी थी कि हमें आईआरआर जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है वो होनी चाहिए 18%, कम से कम 18% तो आनी चाहिए। तो अब ये आ रही है 20, तो इसको एक्सेप्ट कर लो। प्रोजेक्ट एक्स आपने लिया, रिटर्न आई 15% आईआरआर, उस प्रोजेक्ट की रिटर्न, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल, उस प्रोजेक्ट की रिटर्न सिर्फ जो हमने निकाली है वो आई है 15, आपको चाहिए 18, इसको कर देंगे रिजेक्ट। दैट इज द डिसीजन क्राइटेरिया ऑफ द आईआरआर। आईआरआर को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, फिर मैं आपको याद दिला दूं, आईआरआर क्या है? वो रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक बैंक के अंदर आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए और एक साल बाद बैंक आपको 12,000 रुपए वापस कर रहा है आफ्टर 1 ईयर। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो रिटर्न कितनी आई है? अब आप बता दोगे मेरे को बड़ी इजीली कि सर आपको जो रिटर्न आई है ना वो आई है 20%। बड़ा ही सिंपल बताया आपने। कैसे बताया भाई? दोबारा देख लो एग्जांपल, आपको याद रह जाएगा। आईआरआर हमें कैलकुलेट करनी है। सपोज करो एक बैंक में हमने पैसे जमा करवाए, ये एग्जांपल यूं ही ले रहा हूं, बस बाद में समझाऊंगा। एक बैंक में 10,000 रुपीज आपने डिपॉजिट करवाए, बैंक वाला आपको क्या रिटर्न दे रहा है? 12,000 रुपए दे रहा है एक साल बाद। तो क्या आप मेरे को रेट ऑफ रिटर्न बता सकते हो कितनी रिटर्न चल रही है आपकी? आप कहोगे सर 12,000 रुपए जो एक साल बाद मिले हैं और 10,000 आपने लगाए थे तो 2,000 रुपए रिटर्न आ गई, 10,000 आपने लगाए थे तो 20% रिटर्न हो गई। अब इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको आईआरआर निकल जाए। आईआरआर का फार्मूला क्या है? अब आपने क्या करना है, आईआरआर के तरीके से इसको सॉल्व करके देखना है। वो क्या है? आईआरआर का फार्मूला क्या है? वो रेट जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? वो तो 10,000 ही रहेगी, क्योंकि आपने आज 10,000 रुपए लगाए हैं, वो तो 10,000 रहेगी। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है? कैश इनफ्लो था आपका 12,000 रुपए एक साल बाद, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 12,000 रुपए जो एक साल बाद आपको मिलने वाले हैं, उसकी आज वैल्यू क्या है? निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं पर आप हमें रिटर्न ही दे दो। इसकी रिटर्न निकालने का ही तो चक्कर है सारा, रेट ऑफ रिटर्न ही तो निकालनी है। तो ये जो 12,000 रुपए हैं जो एक साल बाद मिलने वाले हैं, ये किस रेट के ऊपर एक 10,000 के इक्वल हो जाएंगे? तो वो जो रिटर्न आएगी, वो जो रेट ऑफ रिटर्न आएगी, उसको हम बोलते हैं आईआरआर। अब इसमें तो आपको ये सरल लग रहा है कि यहाँ 12,000 रुपए आ गए और यहाँ 10,000 रुपए लग गए तो 20% रेट के ऊपर ये इक्वल हो जाएंगे। बट दूसरा क्वेश्चन देखो, एक इमेजिनरी क्वेश्चन है कि एक मशीन के ऊपर आपने 50,000 रुपए लगाए, मशीन का नाम है ए, और ये मशीन आपको 4 साल तक पैसा देगी, रिटर्न देगी 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 20,000 रुपए और 15,000 रुपए। इस प्रोजेक्ट की अब आईआरआर निकालनी है कि ये प्रोजेक्ट आपको कितनी रिटर्न दे रहा है। तो ये आपका आउटफ्लो हो गया और ये आपका इनफ्लो हो गया। अब आउटफ्लो और इनफ्लो के बेस पे आपने वो रिटर्न निकालनी है जो इस प्रोजेक्ट की रिटर्न बनती है। वो कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को इक्वल कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एक ऐसी रेट ऑफ रिटर्न आएगी जिसपे ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे और वहां पे प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी की भी क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि आपको पता है एनपीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। तो आईआरआर को दो तरीकों से बता सकते हैं, वो रेट जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, या फिर वो रेट जहां पे एनपीवी 0 है। तो अब बात आती है, अब ये देखो, ये भी वही चीज है जो मैंने आपको सारी की सारी करवा दी है। ये आपका आउटफ्लो है पहले साल में जो लग रहा है, और ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। तो आईआरआर क्या हो जाएगी, वो रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, या फिर इसको यूं लिख दो, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, इस सारे को, ये सारी जो कैलकुलेशन है इसको मैंने सिग्मा में कर दिया, तो ये हो गया। ये क्या है, ये एनपीवी जहां पे 0 हो जाएगी। ये देखो, ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ये क्या है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही तो है एनपीवी। ये जहां पे 0 हो जाए वही आपका क्या आ जाएगा, आईआरआर। अब ये बातें बहुत हो गई। अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, अगर आपका जो आईआरआर है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। आईआरआर अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको चाहिए रेट ऑफ रिटर्न उससे कम है तो इसको रिजेक्ट कर दो। अगर दो प्रोजेक्ट की आईआरआर है तो जिसकी आईआरआर ज्यादा है उसको एक्सेप्ट कर लो, तो 26 को एक्सेप्ट कर लो। प्रोसीजर क्या है, आईआरआर को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है और इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है आपको। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एक फेक पेबैक पीरियड निकालना होता है। फेक पेबैक पीरियड का क्या मतलब है, जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाए हैं वो प्रोजेक्ट कितने साल में आपको पैसे पूरे करके दे देगा, वो आपको पहले पीरियड निकालना होता है। जैसे आपने 50,000 रुपए लगाए प्रोजेक्ट के अंदर, और ये प्रोजेक्ट आपको पहले साल 10,000 रुपए देगा, फिर 20,000 रुपए देगा, फिर 10,000 रुपए देगा, और फिर आपको ये 20,000 रुपए देगा। तो अब आपको एक फेक पेबैक पीरियड निकालना है। हालांकि पेबैक पीरियड का कोई काम नहीं है, बट आईआरआर निकालने का प्रोसीजर है। तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 16 मार्क्स का, कि प्रोसीजर बताओ आईआरआर को कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले फेक पेबैक पीरियड निकालेंगे इस प्रोजेक्ट का। तो 10 और 20, 30 और 10, 40,000 रुपए तो आपके 3 साल में पूरे हो गए, और बाकी के 10,000 रुपए हैं वो आधे साल में पूरे हो जाएंगे। तो 3.5 ईयर इज द फेक पेबैक पीरियड आ गया। तो पेबैक पीरियड हमने निकाल लिया 3.5 ईयर्स। अब इस 3.5 ईयर को हमने किस में देखना है, A4 टेबल के अंदर 3.5 देखना है कि सबसे नजदीक वैल्यू कहां आती है। ये आपकी आ जाएगी पहली डिस्काउंट रेट। तो इस फिगर 3.5 के आसपास जो फिगर है उसको देखो A4 टेबल के अंदर। तो अगर आप A4 टेबल को देखना चाहते हो तो वो आप टेबल कहां से मिल जाएगी आपको, ये रही आपकी वो टेबल। मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, उसमें आप 3.5 को देखिए सबसे नजदीक किस रेट के ऊपर आ रहा है वो। आ जा भाई, ये रही आपकी पेबैक। अब अगर आप देखो 3.5 सबसे नजदीक कहां आ रहा है, तो ये यहां मिल रहा है आपको, देखो 3.465, देखो 5% और 6% के ऊपर दिख रहा है। ये आपका, देखो इसको दोबारा देखो, हमने 3.5 देखना है कहां है, तो 3.5 से ऊपर तो ये रहा, ये है 3.546, तो ये तो नहीं चलेगा। ये रहा 3.465, तो ये किस रेट के ऊपर है, 6% के ऊपर है। तो ये आपकी पहली डिस्काउंट रेट आ गई, ये आपकी पहली आईआरआर रेट आ गई, पहली डिस्काउंट रेट। अब
अब क्या करना है हमने, इस डिस्काउंट रेट के ऊपर हमने डिस्काउंट रेट ले ली, 3.5 सबसे नजदीक कहाँ आया था, 3.465 के ऊपर ये रिटर्न कौन सी थी, 6%। इस 6% डिस्काउंट रेट को लेते हुए हमने क्या निकालना है, एनपीवी। जब इसके अंदर आप एनपीवी निकालोगे तो अगर आपका एनपीवी आ गया पॉजिटिव तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आईआरआर कहां आएगी आपकी, जहां पे आपका एनपीवी क्या आता है, 0, बताया था मैंने आपको। तो हम एनपीवी 0 करेंगे, जहां जिस रेट के ऊपर हमारी एनपीवी 0 आ जाएगी वहां हमारी आईआरआर आ जाएगी। तो अभी जो हमने 6% लिया है इस पे हमारा एनपीवी आया था पॉजिटिव, इसका मतलब 6% रेट ऑफ रिटर्न नहीं चलेगी। तो अब हम नेक्स्ट कौन सी लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे 5% के ऊपर। देखो 5 पे ऊपर हमने लिया तो कितनी आ गई, क्योंकि 6% के ऊपर हमारी पॉजिटिव आ गई, आनी क्या चाहिए, 0। तो हम यूं करते हैं, ये थोड़ा सा कम था इससे, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 3.546 ले लो। ये किस पे है, 5% पे। इस पे एनपीवी निकाल लो, इस पे जब एनपीवी निकालोगे वो आएगी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक जो आपने एनपीवी निकाली वो तो आई पॉजिटिव, 6% के ऊपर, 6% के ऊपर तो आपकी एनपीवी आ रही है पॉजिटिव, फिर आपने थोड़ी सी रेट कम ले ली, फिर आपकी एनपीवी आई नेगेटिव। तो इसका मतलब 5 और 6% के बीच में आपकी एनपीवी कहीं भी 0 आ सकती है। फिर हम इसको इंटरपोलेशन मेथड से एग्जैक्ट रेट निकाल लेंगे। दोबारा मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फेक पेबैक पीरियड निकाल लो, कितने सालों में आपकी मनी रिकवर हो जाएगी। मान ले आपका फेक पेबैक पीरियड आ गया 4.6। अब इस 4.6 को किस में देखेंगे, A4 टेबल के अंदर जाकर के देखेंगे भी 4.6 कितने रिटर्न के ऊपर आ रही है। मान लो हमें मिल गई 4.565, ये आ रही है 7% के ऊपर। तो जब हमने 7% को लेकर के एनपीवी निकाला तो ये एनपीवी हमारी आ गई पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो आईआरआर अगर निकालनी है तो एनपीवी को 0 करना पड़ेगा। दोबारा समझ लो आप, एनपीवी और आईआरआर का चक्कर क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैंने आपको बताया कि एनपीवी का फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और आईआरआर क्या है बेटा, आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है, वो रेट है जिस रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अब ये और ये जो है, ये दोनों टर्म यहां यूज हो रही हैं, ये दोनों टर्म यहां यूज हो रही हैं। यहां सिर्फ माइनस का निशान है, यहां इक्वल का निशान है। तो ये जो माइनस का निशान है ये इक्वल कैसे हो जाएगा इसके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कहां होंगी, जहां पे एनपीवी 0 हो जाएगी। समझ में आई बात। अगर एनपीवी 0 है, इसका क्या मतलब है, एनपीवी के 0 होने का क्या मतलब है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को। और ये दोनों बराबर जिस रेट के ऊपर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आईआरआर। ये इनमें रिलेशन हो गया ना। तो आईआरआर कौन सी रेट है, जहां पे एनपीवी 0 हो जाए। तो हमने क्या करना है, आईआरआर वैसे तो हम निकाल नहीं सकते, हम एनपीवी के थ्रू निकालेंगे आईआरआर को। तो हमें हमने अलग अलग रेट लेके देखनी है, 6%, 7%, 8%, और जिस रेट के ऊपर एनपीवी 0 आ जाए वही हमारी आईआरआर होगी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपने सबसे पहला स्टेप लिया, पे बैक पीरियड निकाल लिया। पे बैक पीरियड आ गया 4.5। इसको हम टेबल में जाएंगे सीधा A4 टेबल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल। तो उसमें हम देखेंगे कितनी परसेंटेज के ऊपर ये 4.5 सबसे नजदीक आ रहा है। तो ये मान लो 4.465 आ रहा है 7% पे। तो इस आईआरआर मेथड को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं।
ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों? क्योंकि बार बार हमें ट्रायल करके देखना पड़ता है कि इस रेट के ऊपर आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा तो 8% पे ले लो, फिर 9 पे लेके देख लो। तो जब हमने 7% के ऊपर लेके देखी तो एनपीवी हमारी आ गई पॉजिटिव। हमें तो पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें तो जीरो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7% पे अगर पॉजिटिव आ रही है तो 6% ले लो, 6% पे नेगेटिव आ जाएगी। अब 7 पे आ रही है पॉजिटिव, 6 पे आ रही है नेगेटिव, हमें चाहिए जीरो। इसका मतलब 6 और 7 के बीच में कहीं हमारी आईआरआर रिटर्न आ रही है। अब 6 और 7 में जब फंस जाओगे तो इंटरपोलेशन मेथड लगा करके हम रिटर्न को निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी आईआरआर जब दो रेट के अंदर फंस जाओगे? सबसे पहले लोअर डिस्काउंट रेट ले लो, वो थी हमारी 6%। इसमें प्लस कर दो एनपीवी एट द लोअर डिस्काउंट रेट। एनपीवी कितनी आ रही है? मान लो एनपीवी आ रही है आपकी 350, डिवाइड कर दो एनपीवी एट द लोअर डिस्काउंट रेट 350, एनपीवी एट द हायर डिस्काउंट रेट वो आ रही थी माइनस में 150, इसको मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंस इन द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट में डिफरेंस है 1% का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आपके पास लगभग आपके पास ये मान लो 6.227 क्या आ जाएगी आईआरआर। तो आई होप कि आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। 4 स्टेप हैं इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या है, फेक पेबैक पीरियड निकालो कि कितने साल में पैसे पूरे हो रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट से। वो आ गया मान लो 5। इस 5 को देखो कि ये 5 सबसे नजदीक कौन सी रेट पे आ रहा है। A4 टेबल के अंदर 5 हमारा सपोज करो आ रहा है 11% के ऊपर, कितनी वैल्यू आ रही है 4.885, मान लो ये रेट आ रही है। और 12% 10% के ऊपर ये आ रही है 5.125। तो 10 पे जब लेके देखोगे तो नेगेटिव आएगी एनपीवी। 10 पे नेगेटिव आ रही है, फिर आपने 11 पे लेके देखी, फिर आपकी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब 10 और 11 के बीच में कहीं फंस रही है। तो फिर इंटरपोलेशन लगा देंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है लोअर डिस्काउंट रेट क्या है, लोअर डिस्काउंट रेट कितनी है, वो है 10%। एनपीवी कितनी आ रही है लोअर डिस्काउंट रेट, एनपीवी आ रही है मान लो आपकी 1200 रुपए। इसको डिवाइड कर देंगे एनपीवी एट द लोअर डिस्काउंट रेट, पॉजिटिव में आ रही है, माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट, वो माइनस में 150 आ रही थी, और इसको 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लगभग आपका 10.66% आ जाएगा। दिस इज योर आईआरआर। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं रियल में। एक आपने इन्वेस्टमेंट करी है 60,500 रुपए की, आउटफ्लो हो गया 60,500 का, और ये आपको कैश इनफ्लो होने वाले हैं इन 5 सालों में। पहले साल 14,000, फिर 16, फिर 18, फिर 20 और 25। इस प्रोजेक्ट की आईआरआर निकालो। अब हमें पता है आईआरआर कैसे निकाले भाई। आईआरआर हमें पता है क्या है, वो रेट जिसके ऊपर एनपीवी जीरो हो जाएगी। एनपीवी जहां पे जीरो आ जाए इस प्रोजेक्ट की, वहीं आपकी रेट आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने फेक पेबैक पीरियड निकालना है। फेक पेबैक पीरियड वो कैसे निकलेगा? प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लग रहे हैं 60,500। पेबैक पीरियड का फार्मूला आपको पता ही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश फ्लो, यही होता है ना, अगर आपको याद हो। एवरेज एनुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है, तो एवरेज एनुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है इस केस में आपको, वो आपको अलग अलग दिया हुआ है। आपको कितना एनुअल कैश फ्लो हो रहा है अलग अलग, पहले साल 14,000, फिर 16,000, फिर 18,000, फिर 20,000 और फिर 25,000। इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो एवरेज एनुअल कैश फ्लो आ गया 18,600। तो 60,500 रुपए आपने लगाए हैं, ठीक है, और टोटल आपको ये रिटर्न आ रही है। एवरेज एनुअल कैश फ्लो आपका आ गया 18,600 रुपए। तो पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा, 60,500 रुपए लगा दिए और 18,600 रुपए आपको यहां से रिटर्न आ रही है।
3.25 ईयर आपका क्या आ गया, पे बैक पीरियड। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, जो आप पहले किया करते थे, जो पे बैक पीरियड निकालते टाइम, कि आपका 14 और 60, 30, 30 और 8, 48, 48,000 रुपये तो 3 साल में पूरे हो रहे हैं, और बाकी जो 12,500 बच रहे हैं वो 20,000 के साल में से पूरे हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3.253 ईयर। तो हमारा फेक पेबैक पीरियड मिल गया हमें, ये आप कैलकुलेट कर लोगे बड़ी इजीली। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, फेक पेबैक पीरियड हमने निकाल लिया 3.253। अब इसको हमने किस में देखना है, A4 टेबल के अंदर देखना है कि 3.253 कितने परसेंट रेट के ऊपर पूरा होता है। 5 साल इसकी एज है, 5 ईयर के अंदर देखेंगे कि 2.5253 सबसे नजदीक कहां मिलता है। तो जब A4 के अंदर हम इसको देखेंगे तो ये आपको 16% रेट के ऊपर मिलेगा। देखो A4 टेबल मिल जाए अगर हमें, ये रही आपकी A4 टेबल, इसमें हमने 3.253 देखना है, 3.253। अब देखो 3.253 यहां है, 3.253, तो ये रहा 3.274 सबसे नजदीक है, और 352 जो है थोड़ा सा आगे चला गया, तो हमारा ये आ गया 16% के ऊपर। तो 16% रिटर्न के ऊपर 3.274 हमें मिल गया। इसके ऊपर क्या निकाल लें, एनपीवी निकाल लेते हैं। 16% रेट ऑफ रिटर्न को लेके चलो और क्या कैलकुलेट कर दो, दूसरा स्टेप भी हमें समझ में आ गया। पहला हमने फेक पेबैक पीरियड निकाला, वो कितना आया 3.253। इसको हमने A4 टेबल में देखा, ये हमें पता लगा कि 16% रेट के ऊपर सबसे नजदीक आ रहा है 3.274। तो 16% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर क्या निकाल लो, एनपीवी निकाल लो। एनपीवी आपको पता ही है कि ये आपके कैश फ्लो हो रहे हैं 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 और 25,000, ये कैश फ्लो है। अब 16% रेट के ऊपर जब आपको निकालनी है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल से 16% के ऊपर आपको फैक्टर निकल जाएगा, वो आ जाएगा 862, 743, 641, 552 और 476। इनसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, इनको सबको हम कैलकुलेट करके जब टोटल कर देंगे वो आ जाएगी 58,434। अब देखो 16% रेट के ऊपर हमने एनपीवी निकाल ली, एनपीवी क्या आ जाएगी 58.434 माइनस 60,500, तो ये आ गई माइनस में 2,066 रुपए। कंडीशन क्या है, एनपीवी आनी चाहिए जीरो। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो हमारी रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाती, 16%। अब हम क्या करेंगे, 16% करेंगे तो आ गया नेगेटिव, इसका मतलब कम लेनी पड़ेगी अपने को। तो अब हम लेंगे 14%, तो ट्रायल हो गया ना ये हमारा, 16% पे नेगेटिव आ गया, 15 पे भी थोड़ा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है ना, तो 15 के ऊपर भी ये नेगेटिव ही आएगा, 150 रुपए 200 रुपए नेगेटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा 14 पे लेके चलते हैं। अब हमने क्या करना है, 14% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर, 14% की डिस्काउंट के ऊपर वो जो आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कितना, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 और 25,000, इसको 14% के ऊपर कितना रेट ऑफ पॉइंट फैक्टर आ जाएगा, 877, 769, 775, 592 और 519। तो ये आपका डिस्काउंट फैक्टर आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इन सब की। वो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आ गया,
547। तो इनफ्लो की वैल्यू इतनी आ गई, आउटफ्लो की वैल्यू है 60,500। तो एनपीवी क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई कितनी, 1047 रुपए। अब हमें दो रेट मिल गई, दो रेट आ गई हमारे पास। 16% के ऊपर तो एनपीवी आ रहा है माइनस में 2066 रुपए। 14% जब हमने किया तो इसमें एनपीवी आ रहा है हमारा पॉजिटिव 1047 रुपए। इसका मतलब 16 और 14 के बीच में कहीं हमारी रेट आती है। तो उसको निकालने के लिए इंटरपोलेशन फार्मूला है। फार्मूला क्या था, मैं आपको याद करवा दूं। लोअर डिस्काउंट रेट दैट इज 14% प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट। लोअर डिस्काउंट रेट पे एनपीवी क्या है, 1047 डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू डिफरेंस बिटवीन टू रेट। ये टू, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो आपकी आईआरआर क्या आ जाएगी, 14.67। 14 और 16 के बीच में थी, 14.67 इज द आईआरआर फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा टीडीएस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईआरआर का अगर आता है तो बहुत इजी आता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईआरआर का आना मुश्किल होता है, बट फिर भी आ सकता है। आप लोगों को पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि आईआरआर के मेरिट्स क्या क्या है, फायदा क्या है आईआरआर का, क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो आपको पता ही है, मॉडर्न टेक्निक है, तो मॉडर्न टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। दूसरा, सारे के सारे कैश फ्लो को लेके चलते हैं, वही सेम एनपीवी वाले। इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है, इसमें वो नहीं है जैसे 1+1 की r पावर t आपको r जैसे एनपीवी के अंदर दिया हुआ होता था, इसमें नहीं दिया जाता आपको, ये कंसेप्ट ही नहीं है। r निकालने का कंसेप्ट नहीं है, r आपको निकालना पड़ता है, दिया हुआ नहीं है। एनपीवी के मुकाबले थोड़ा सा इजी है ये। कैसे, इसमें हम परसेंटेज में बात करते हैं बेटा। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो मालिक है कंपनी का, उसको बताना है शेयर होल्डर को कि सर हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसकी आईआरआर 18% आएगी, और दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी आईआरआर 14% आएगी। तो उनको समझ में आ जाएगा भी आईआरआर ठीक है, 18% ले लो। बट एनपीवी के अंदर हम क्या करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट कैसे कि सर हमारी एनपीवी आ रही है 15,165, तो इससे क्या पता लगा, क्योंकि एनपीवी समझने के लिए आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। बट आईआरआर परसेंटेज के अंदर है तो इजीली समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट की आईआरआर क्या है, और वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। एनपीवी में तो गड़बड़ ये है कि बाहर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके चलते हैं। अगर ओवरऑल शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को लेके चलें तो ये उसको पूरा करती है, क्योंकि आईआरआर जिसकी ज्यादा आ रही है उसका मतलब वो आपको रिटर्न भी अच्छी दे रहा है। दो आईआरआर आ रही हैं दो प्रोजेक्ट की, एक की 15%, एक की 26%, तो 26 वाला ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से ठीक है। लिमिटेशन क्या है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये एनपीवी से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ट्रायल और एरर मेथड लगता है। ट्रायल और एरर, ये पहले 14% पे करो, फिर 16 पे करो, फिर इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन लगा के सेट करो, तो ये बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है। एक से ज्यादा आईआरआर भी आ सकती है आपके पास। अब ये एक से ज्यादा आईआरआर ही आ रही है, फिर इसमें इंटरपोलेशन लगाओ, ये करो वो करो। तीसरा, इसमें आप एक एजम्पशन लेके चलते हो, ये एजम्पशन को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो कि आईआरआर में एक हम यूं अज्यूम करके चलते हैं कि पहले साल जो आपको रिटर्न हुई, मान लो एक प्रोजेक्ट लिया, उसको 10,000 रुपये आपको उसने इनफ्लो दिया, तो ये जो इनफ्लो है, ये जो पहले साल मशीन ने 10,000 रुपये कमा के दिए हैं, ये आपके बिजनेस में आप दोबारा लगाओगे। बिजनेस में लगाते हैं ना, ये मान के चलते हैं कि जो रिटर्न आ रही है उसको हम दोबारा बिजनेस में लगा रहे हैं, तभी तो हम उसको डिस्काउंटिंग वगैरह कर रहे हैं ना, वो 4 साल तक आपको पैसे देगी। तो ये जो हम 10,000 रुपये आपको इनफ्लो हो रहा है, इसमें ये अज्यूम किया जाता है इस टेक्निक के अंदर कि हम उसको आईआरआर के ऊपर ही दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस की आईआरआर आएगी ना प्रोजेक्ट की, उसी के ऊपर दोबारा इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। देखो, आपने एक मशीन लगाई ए, मशीन ने आपको 10,000 रुपये कमा के दिए, पहले साल इनफ्लो हुआ,
हम ये मान के चलते हैं कि ये 10,000 रुपये बिजनेस में लगे लगाए रहेंगे और ये कितनी रिटर्न देंगे, जो ये मशीन रिटर्न दे रही है। तो ऐसा नहीं होता है। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिजनेस टोटल ओवरऑल रिटर्न दे रहा है 10%, वो तो मशीन की रिटर्न है, मशीन की रिटर्न आ रही है 25%। तो आप ये मान के चलते हो कि मशीन की रिटर्न ही आपको मिलती रहेगी हर बार, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अजम्पशन है ये लॉजिकल नहीं है। आपको जो बिजनेस की जो रिटर्न आ रही है वही रिटर्न माननी चाहिए कि आपने फॉरन बाहर से कितना पैसा ले रखा है, उस पर कितनी रिटर्न आपको चाहिए। तो मान लो आपने दो मशीन ली है, एक मशीन ए और बी। ए मशीन की IRR है 26%, बी मशीन की IRR है 20%। तो इसको भी आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें भी री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दो अलग अलग रिटर्न हो गई है। तो एक ही बिजनेस में दो अलग अलग रिटर्न कैसे आ सकती है? तो ये आपकी जो अजम्पशन वाली बात है, जो आप री इन्वेस्ट करते हो पैसा, वो गलत है। इस तरह से आप सेम रेट के ऊपर री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है एनपीवी और IRR की सिमिलैरिटीज की, कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। देखो एनपीवी और IRR आपको सेम रिजल्ट देगी। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेप्ट करेंगे, और अगर IRR आपकी ज्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तब भी एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपके पास कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है, कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने स्टार्टिंग में एक बार पैसा लगाया और फिर आपको लगातार पैसा मिलता रहेगा कई सालों तक, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल प्रोजेक्ट। तो वहां पे IRR और एनपीवी दोनों सेम रिजल्ट देते हैं कि अगर IRR आपकी, एनपीवी अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो IRR भी आपकी ज्यादा मिलेगी आपको। और दूसरा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? जो दूसरों के साथ कंपीट नहीं करते। अगर आप इसको एक को एक्सेप्ट करते हो तो बी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब IRR और एनपीवी आपको सेम रिजल्ट देंगे। IRR ज्यादा मिलेगी, एनपीवी भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? IRR और एनपीवी आपको अलग अलग रिजल्ट देंगे, अलग अलग इन दोनों में प्रॉब्लम आएगी कि इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें। जब भी कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आता है, ए या बी में से कौन सा सिलेक्ट करें, तो एनपीवी आपको एक में ज्यादा मिलेगी, IRR आपको दूसरे में ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि एनपीवी और IRR में दिक्कत आ क्यों रही है, सेम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो पहली सिचुएशन कब होगी? जब साइज डिस्पैरिटी होगी, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब आपकी अलग अलग होगी। जब दो प्रोजेक्ट आपने जो लिए हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए के अंदर 10 लाख रुपए लग रहे हैं स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट बी में 20 लाख 15 लाख रुपए लग रहे हैं, तो इन दोनों की IRR और एनपीवी के अंदर डिफरेंसेस आएगा। एनपीवी हो सकता है ए की ज्यादा आ जाए, IRR हो सकता है बी की ज्यादा आ जाए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनपीवी टेक्निक जो है ना, वो तो लेके चलती है इन्वेस्टमेंट को, IRR लेके चलती है रेशो को। IRR में रेशो होता है ना, रिलेटिव परसेंटेज में IRR निकलता है। तो IRR जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट को नहीं देखता, IRR इन्वेस्टमेंट को नहीं देखता, IRR परसेंटेज को देखता है। अगर मान लो आप कैश इनफ्लो को डबल कर दो, कैश इनफ्लो डबल कर दोगे तो आपका एनपीवी भी डबल हो जाएगा। बट कैश इनफ्लो के डबल करने से IRR डबल नहीं होगा, IRR परसेंटेज में है वो सेम रहेगा। तो इसलिए जब भी एनपीवी और IRR की तुलना करते हैं तो एनपीवी और IRR आपको दोनों अलग अलग रिजल्ट देंगे, जब भी आप इनकी साइज, अगर इन दोनों की इन्वेस्टमेंट का अलग अलग है। अब वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी आपको ठीक रहेगी। दूसरा टाइम डिस्पैरिटी। IRR और एनपीवी की रैंकिंग अलग अलग आएगी अगर इनके कैश इनफ्लो भी अलग अलग है। अगर मान लो एक प्रोजेक्ट आपको स्टार्टिंग में कैश इनफ्लो ज्यादा दे रहा है, स्टार्टिंग में कैश इनफ्लो ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी डिस्काउंट रेट भी अलग होती है, वो हम 0.90921 से डिस्काउंट करते हैं। और अगर 5 साल बाद ज्यादा दे रहा है तो हम उसको 6.3 से डिस्काउंट करते हैं। तो इन दोनों की टाइमिंग अलग अलग होने से अगर आपको लार्ज कैश इनफ्लो हो रहे हैं बाद के पीरियड में, तो इसमें भी हम इसको कंसीडर नहीं कर पा रहे, इसलिए अलग अलग रैंकिंग आएगी। और इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि आप री इन्वेस्ट किस रेट पे कर रहे हो। एनपीवी के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि हम जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रही है 10% उसी पे। IRR में हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो आपको प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न आ रही है
उसी पे ही आप दोबारा फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। 26% रिटर्न आ रही है, 26% फिर आपको मिलेंगे। तो वो 26% आपको कैसे मिल जाएंगे दोबारा फिर? वो तो कहीं और लगाओगे ना, आप मशीन में थोड़ी ना लगा रहे हो। री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन का क्या मतलब होता है बेटा? री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न आ रही है 26%, इसी को वापस आप प्रोजेक्ट में लगा दोगे तो 26% रिटर्न मिलेगी। बट उसको हम उसी प्रोजेक्ट में कैसे लगा सकते हैं? वो तो बिजनेस में कहीं और लगेगी, तो उस पर सेम रिटर्न नहीं मिल सकती आपको। तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इससे भी इनके दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तीसरा है लाइफ स्पैन, कि इनकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है। दो प्रोजेक्ट हैं, एक 5 साल चलेगा, दूसरा भी 8 साल चलेगा, तो इन दोनों की कंपैरिजन करते टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो जब इन्वेस्टमेंट का साइज अलग होता है, इन्वेस्टमेंट में जो कैश फ्लो हो रहे हैं उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है, ज्यादा मिल रहे हैं लास्ट में या कम मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, या फिर उनका लाइफ स्पैन अलग अलग है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ अलग अलग है प्रोजेक्ट्स की, तब आपको आईआरआर और एनपीवी में अलग अलग डिफरेंसेस आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनपीवी और आईआरआर में से कौन सा बढ़िया है, कौन सा चूज करें? तो एनपीवी मेथड को हमेशा प्रेफर किया जाएगा। तो अब यहाँ एनपीवी जीत गया है। वो जब आगे आप एमकॉम में एमबीए में ज्यादा एडवांस बुक पढ़ोगे तब आपको डिटेल में बताएगा वो क्यों बढ़िया है। क्योंकि एक तो री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन रेट है ना, जहां पे मार खा गया आईआरआर। आईआरआर में क्या प्रॉब्लम आई कि ये जो री इन्वेस्टमेंट रेट जो एजम्पशन ली है ना आपने, कि एक प्रोजेक्ट मान लो ए है, इसकी आईआरआर कितनी आई? 25%। तो ये जो 25% रिटर्न आ रही है, और ये प्रोजेक्ट आपको पहले साल 10,000 रुपये रिटर्न दे रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इस 10,000 के इनफ्लो को आप बिजनेस में लगाओगे ना। तो ये एजम्पशन क्या कहती है कि ये जो 10,000 रुपये आप बिजनेस में लगा रहे हो, इसके ऊपर भी यही सेम रिटर्न आनी चाहिए, यही सेम रिटर्न आएगी। तो ये 25% जो आपकी प्रोजेक्ट से रिटर्न आ रही है, ये इन 10,000 रुपयों को जब आप बिजनेस में लगाओगे तो 25% रिटर्न कैसे आ जाएगी? और मान लो आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, ए और बी। ए की रिटर्न है आईआरआर 26%, बी की है 16%। तो बी वाले केस में भी आप क्या मानोगे कि बी की जो रिटर्न आ रही है वो आपको फिर 16% रिटर्न देगी बिजनेस में। यहां आप मान रहे हो 26%, दो दो रिटर्न अलग अलग कैसे हो जाएंगे? तो इस कारण से ये आईआरआर मार खा गया है, एनपीवी इससे बढ़िया है। दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जब बात करते हैं तो एनपीवी जो है ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि एनपीवी किसको लेके चलता है? अमाउंट को। और आईआरआर किसको लेके चलता है? परसेंटेज को। आईआरआर का परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं होता। और एनपीवी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अमाउंट के अंदर आपको बताता है कि 20,000 रुपये एनपीवी आ रही है, इसका मतलब 20,000 रुपये बिजनेस में ज्यादा आ रहे हैं। तो आईआरआर ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट को लेके चलता है, तो इसलिए अल्टीमेटली एनपीवी मेथड सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। I hope you like the video.